एक व्यक्ति होते हैं जो कि काम के सिलसिले से एक बगल के गांव में जाते हैं और जब वहां पर जाते हैं तो कुछ काम से एक दुकान पर जाते हैं। जब दुकान पर जाते हैं तो देखते हैं कि एक बेहद खूबसूरत लड़की जो कि दुकान पर सामान दे रही थी। वो व्यक्ति उस लड़की को देखते ही पसंद करने लगते हैं। उस लड़की के पिता के पास जाते हैं और बोलते हैं कि आपके बेटी का क्या नाम है। उसके बाद अपने बेटे से उस लड़की की शादी करने की बात करते हैं। उसके बाद जो होता है आप सुनेंगे तो वाकई में सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। आखिर हुआ क्या था, पूरी कहानी इस वीडियो में बात करूंगा, बस लास्ट तक बने रहो और देखते रहो। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शंकर पाल। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। रोजाना शाम को 7 बजे हमारी एक नई वीडियो आती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। बाकी आप लोग कहां से हमारी वीडियो देखते हैं कमेंट जरूर कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में आप सभी का नाम जरूर लूंगा। बाकी हमारे टेलीग्राम चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पे मस्ट ज्वाइन हो जाइएगा। चलिए स्टार्ट करता हूँ। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ ये है झारखंड प्रदेश में गिरिडीह एक जिला लगता है। इसी जिले के अंतर्गत एक थाना है गावा थाना। इसी थाने के अंतर्गत बलवा गाढ़ो एक गांव लगता है। यहीं पर बासो महतो नाम के एक व्यक्ति रहते हैं। बासो महतो जिनकी पत्नी का नाम सोनी होता है, एक बेटा जिसका नाम भवानी। घर में सिर्फ 3 ही लोग रहते थे, बासो महतो, उनकी पत्नी और उनका बेटा। बेटा जो भवानी है वो पढ़ाई लिखाई किया करता था, घर का इकलौता दुलारा, तो और किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं होता था। वो अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहा होता है। बासो महतो एक दिन किसी काम के सिलसिले से पास के गांव में जाते हैं और जब वहां पर जाते हैं तो एक दुकान पर जाते हैं। उस दुकान पर जब सामान ले रहे होते हैं तभी उन्हें सामान देते हुए एक खूबसूरत लड़की दिखती है। उस लड़की को देखते ही बासो महतो पसंद करने लगते हैं। उस लड़की के पिता के पास जाते हैं और बोलते हैं कि इस लड़की का क्या नाम है। तो उसके पिता बोलते हैं कि मेरी बेटी है, बहुत दुलारी बेटी है, इसका नाम अर्चना है। अब बासो महतो बोलते हैं कि ठीक है, आपकी बेटी वाकई में खूबसूरत है। मेरा बेटा है जिसका नाम भवानी, जो कि वाकई में हैंडसम है और अब पढ़ाई भी कर रहा है, ग्रेजुएशन कर रहा है। तो मैं सोचता हूँ कि आपकी बेटी और मेरे बेटे की जोड़ी अच्छी जमेगी, तो अर्चना और भवानी की शादी सेट कर देते हैं। अब अर्चना के पिताजी जब इस तरीके की बात सुनते हैं तो वो भी तैयार हो जाते हैं, बोलते हैं कि ठीक है, अगर आपकी मर्जी है तो फिर मुझे मंजूर है। आखिरकार जो भवानी है वो भी उस लड़की को देखने के लिए आता है, अर्चना को, और जो देखता है तो पसंद कर लेता है। वाकई में अर्चना बेहद खूबसूरत होती है। अब अर्चना को जब भवानी पसंद करता है तो शादी का डेट तय हो जाता है। अब निश्चित तय पर जो भवानी और अर्चना दोनों की शादी होती है। अर्चना दुल्हन बन करके भवानी के घर पर आ जाती है। अब अर्चना भवानी के साथ रहने लगती है, पति पत्नी बन करके अर्चना भवानी रहते हैं। समय बीतता रहता है। अब भवानी ग्रेजुएशन तो कर ही रहा था, सोचता है कि कुछ पैसे मैं भी कमाऊं, पिता के जो काम है उसमें हाथ बटाऊं। पिता वैसे ज़्यादा कुछ काम नहीं किया करते थे। जो बासो महतो हैं वो गाय भैंस होती हैं उन्हें चराने ले जाते थे और शाम को लाते, उनसे दूध निकालते और कुछ दूध बेच देते और कुछ घर पे खाते, तो उससे कुछ घर का खर्च निकलता था। अब भवानी सोचता है कि ऐसे तो ज़्यादा चलेगा नहीं। अब पत्नी भी भवानी के घर पे आ गई थी तो उसे लग रहा था कि मुझे अब कुछ कमाना होगा। तब भवानी एक दुकान पे रहने लगता है। उस दुकान पे सोचता है कि कुछ सीखूंगा भी और कुछ कमाऊंगा, उससे जब सीखता रहूंगा तो आगे चल करके खुद की दुकान डाल लूंगा। यही पर्पज से भवानी काम करना शुरू कर देता है। सुबह को 9 बजे काम के लिए निकल जाया करता था और शाम को 9 बजे ही वापस आया करता। घर पर भवानी की पत्नी अर्चना रहती थी और जो अर्चना की सासू माँ सोनी है वो रहती थी, और जो ससुर हैं वो भी 9-10 बजे 11 बजे तक अपने मवेशी लेकर जंगल चले जाते थे। जो गावा थाना है वहीं पर एक जंगल है, वहीं जंगल में गाय भैंस चराने के लिए बासो महतो चले जाया करते थे। घर पे सिर्फ सास और बहू रहा करती थी। समय बीतता रहता है। अर्चना का काम होता था सास की सेवा करना, पति के लिए टिफिन तैयार करना सुबह, और अपने ससुर के लिए भी कुछ खाना तैयार करना और उन्हें खाना पैक करके मवेशियों के लिए जब जाते तो अपना पैक करके ले जाते, और शाम को फिर लगभग 4-5 बजे मवेशी लेकर ससुर जी आया करते थे। समय बीतता रहता है। भवानी और अर्चना अपने ज़िंदगी में बेहद खुश होते हैं।
छोटा सा परिवार, सास ससुर पति और अर्चना। समय बीतता रहता है। धीरे धीरे 2 साल बीत जाते हैं, लेकिन दुख की बात ये होती है कि अर्चना को एक भी संतान न होती है। अर्चना अब टेंशन करने लगती है, क्योंकि गांव के आसपास के लोग भी सोचते थे कि धीरे धीरे 2 साल हो गए शादी को, अभी तक एक भी बच्चा न हुआ। तब अर्चना को दुख होने लगता है और अपने पति से बोलती क्या कि कुछ उपाय कीजिए, मेरे बच्चा क्यों नहीं हो रहा है। तब भवानी अब करे क्या। कोई कहता कि इस हॉस्पिटल में दिखाओ तो वहाँ पर दिखाता, कोई कहता इस हॉस्पिटल में ले जाओ, कोई कहता था कि यहाँ पर झाड़ फूंक होता है वहाँ पर ले जाओ, कहीं बोलते थे यहाँ पर दवा मिलती है वहाँ पर ले जाओ। यानी अलग अलग जगहों पे भवानी अपने पत्नी अर्चना को दिखाना शुरू कर देता है, लेकिन कोई भी संतान न होती है। समय बीतता रहता है। अब अर्चना की खुशी में जो थी एक प्रकार से धुमलाहट शामिल होने लगी थी। अर्चना जो हमेशा खुश रहती थी अब कम खुश रहती थी। तब एक दिन की बात होती है, सुबह का टाइम होता है। जो भवानी है वो अपने दुकान के लिए निकल चुका था, और जो अर्चना की सासू माँ है वो मवेशियों के लिए घास काटने के लिए खेत पर गई हुई थी। अर्चना अपने ससुर जी को खाना दे रही होती है। तभी जो बासु महतो है अपने बहू अर्चना से बोलता है कि आखिर तुम इतना दुखी क्यों रहती हो बहू, क्या दिक्कत है। मेरे पास न तो खाने की कमी है, इतना दूध होता है बाकायदे, मैं इतना मवेशी पाल रखा हूँ, तुम्हारा पति कमाता है, न तो पैसे की कमी है, आखिर तुम दुखी क्यों रहती हो। तभी अर्चना बोलती है कि ससुर जी क्या बताऊँ, आपको तो पता ही है मेरी शादी को 2 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक मुझे एक भी संतान न हुई। मैं अलग अलग जगहों पे हॉस्पिटल में दिखा रही हूँ, झाड़ फूंक करा रही हूँ, लेकिन कुछ भी समझ नहीं आ रहा है आखिर क्या दिक्कत है। तब जो बासु महतो है वो मुस्कुराता है और बोलता है कि देखो, कभी कभी औरतों में ही प्रॉब्लम नहीं होती है, लोग औरतों को सिर्फ अलग अलग जगहों पे दिखाते हैं, कभी कभी जो पुरुष होते हैं उनमें भी प्रॉब्लम होती है, उन्हीं वजह से भी संतान नहीं होते हैं। तब अर्चना बोलती है कि ससुर जी आप कहना क्या चाहते हो। तब बासु महतो अपने बहू से बोलता है कि एक बार मेरे साथ भी संबंध बनाओ, हो सकता है कि मेरी ही वजह से तुम्हें संतान हो जाए, लोगों के ताने न सुनने पड़े। तो अर्चना बोलती है कि ससुर जी आप ये बात क्यों, क्या कर रहे हो, कैसी बातें कर रहे हो। तब अ, बासु महतो बोलता है कि बहू घबराने वाली बात नहीं है, ये बात कोई और नहीं जानेगा, हमारे और तुम्हारे बीच रहेगी, और हम लोग एक बार संबंध बना लेंगे, उसके बाद दोबारा कुछ नहीं करेंगे और न ही किसी से कहेंगे, हो सके तो तुम्हारी संतान हो जाए, तो फिर तुम अपने ज़िंदगी में खुश रहना, तुम्हारी ये मायूस चेहरा मुझसे देखा ना जाता है। बासु महतो अपने बहू से इस तरीके की बातें करता है, बोलता है कि देखो तुम खुश रहती हो तो मुझे अच्छा लगता है, लेकिन तुम निराश रहती हो तो मुझसे खुद खाना नहीं खाया जाता है। तब जो अर्चना है वो मुस्कुराने लगती है, बोलती है कि ससुर जी ठीक है कर लेंगे, लेकिन ये बात किसी को पता न चले। तब बासु महतो बोलता है कि ठीक है, किसी को कानो कान तक भनक नहीं होगी। और पहली बार जो बासु महतो है अपनी बहू को बेडरूम में ले जाता है और पहली बार संबंध बनाता है। अब जो अर्चना है उसे बहुत अच्छा लगता है, अपने पति की अपेक्षा शायद ही शारीरिक सुख पहली बार जिंदगी में पाई है। अब जो अर्चना है बाकायदे उस दिन टिफिन तैयार करती है अपने ससुर जी के लिए, उसके ससुर जी गाय भैंस चराने चले जाते हैं, शाम को आते हैं। अब अर्चना खुश थी, जो कि पहले उसके चेहरे पर धूमिलपन था, लेकिन अब खुश थी। उसके पति भी आते हैं शाम को, बोलते हैं कि अर्चना आज बहुत खुश हो। तो अर्चना बोलती है कि बस ऐसे ही, हमें लगता है कि कितने दिन तक हम मायूस रहेंगे, खुशी तो लानी ही होगी अपने चेहरे पर। भवानी भी खुश होता है कि चलो मेरी पत्नी अब खुश है। अब दूसरे दिन फिर से टाइम होता है, फिर से भवानी अपने ड्यूटी के लिए सुबह 9 बजे निकल जाया करता है, और जो अर्चना की सासू माँ है ये भी घास काटने चली जाती है, और फिर से जो ससुर है अर्चना का बासु महतो फिर से अपनी बहू को पकड़ता है और बेडरूम में ले जाता है और संबंध बनाता है। अब ये चीज़ एक दिन की नहीं बल्कि रोजाना ऐसे होता था। समय बीतता रहता है, किसी को वाकई में पता नहीं चलता है। समय धीरे धीरे बीतता रहता है। अर्चना को अपने ससुर जी की लत लग चुकी थी। वो अपने ससुर के प्यार में इस कदर पागल हो गई थी कि उसे पति की हर एक चीज़ें अच्छी ही नहीं लगती थी। वो अपने ससुर की खूब सेवा किया करती थी, उसके साथ संबंध बनाती। समय बीतता रहता है। हद तो तब होती है, एक दिन की बात होती है,
भवानी और उसकी पत्नी अर्चना रात में लेटे होते हैं और रात में अर्चना अचानक उठती है और अपने ससुर बासो महतो के बेडरूम पे जा पहुंचती है। तभी अचानक भवानी की नींद खुलती है और देखती है कि उसकी पत्नी उसके बगल में नहीं है। वो फौरन उठता है और देखने का प्रयास करता है कि वो रात में गई कहाँ पर। तब अगल बगल आसपास सभी जगहों पे देखने का प्रयास करता है लेकिन कहीं पर नहीं दिखती है। तभी कुछ छोटी छोटी यानी थोड़ी थोड़ी आवाज कहीं से आ रही होती है। देखने का जब प्रयास करता है भवानी तो एक खिड़की से देखता है कि उसकी पत्नी जो है, भवानी की पत्नी अर्चना भवानी के पिता बासु महतो के रूम में जाकर बैठी हुई है, बगल में सट कर बैठी हुई है। तभी भवानी को गुस्सा लग जाता है और फौरन दरवाजा पीटने लगता है। तब जो अर्चना है दरवाजा खोलती है तो भवानी गुस्सा हो जाता है, बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तभी अर्चना बोलती है अपने पति भवानी से कि रात में मैं उठी थी बाहर कुछ काम से, तभी देखा कि आपके पिताजी यानी मेरे ससुर जी बहुत ज़्यादा कराह रहे थे। उनके पैर में दर्द हो रहा था। आज गाय चराने गए थे, शायद कोई गाय इन्हें मार दी थी और इनका पैर दर्द कर रहा है और मुझसे देखा न गया, मैं इनका पैर दबाने के लिए चली आई। भवानी बहुत ज़्यादा भावुक हो जाता है और बोलता है कि मैं तुम्हें गलत सोच लिया था, तुम वाकई में मेरी पत्नी ही नहीं बल्कि लक्ष्मी हो। और फिर बोलता है कि ठीक है पैर दबा दो। तब जो अर्चना है बोलती है कि हाँ दबा चुकी हूँ, अब चली आती है भवानी के साथ। भवानी बोलता है कि अर्चना खा मैं तुम्हें गलत सोचने लग गया था, तुम मेरे पिता की इतना ख्याल करती हो, आखिर तुम ही तो हो जो मेरे पिता का ख्याल करोगी, मेरे पिता ही हैं जो मुझे पाल पोस करके इतना बड़ा किए। तब अर्चना बोलती है कि हाँ मैं देखी उनका पैर दर्द कर रहा था इसलिए मैंने उनका पैर दबाने चली गई। अब भवानी बिल्कुल भी उसके मन में जो डाउट था वो दूर हो चुका था। भवानी बेहद खुश रहता है अपनी ज़िंदगी में और रोज़ाना सुबह अपने ड्यूटी चला जाया करता था। जो उसकी पत्नी घर पे रोज़ाना की तरह टिफ़िन तैयार करती पति और ससुर के लिए और सासू माँ की भी सेवा किया करती। समय बीतता रहता है। धीरे धीरे जब टाइम बीतता है 19 सितंबर 2022 की बात होती है। जो बासो महतो हैं वो मवेशियों को लेकर जंगल जाते हैं। जंगल जाते जरूर हैं लेकिन घर पे वापस नहीं आते। गावा का एक जंगल है, उसी जंगल में गाय चराते हैं, भैंस चराते हैं, लेकिन शाम को घर वापस नहीं आते हैं। भवानी अपनी ड्यूटी से आता है और बोलता है कि पिताजी कहाँ पर हैं। तभी अर्चना बोलती है कि पता नहीं कहाँ पर हैं, सुबह से गाय भैंस लेकर गए हैं जंगल लेकिन अभी तक आए नहीं। तब भवानी आसपास के लोगों से बताता है कि मेरे पिताजी, जो और लोग गाय भैंस लेकर गए थे बोलते हैं कि पूछता है कि मेरे पिताजी, तो कुछ लोग बताते हैं हाँ गए तो थे गाय भैंस चराने के, अभी आए नहीं। तो भवानी बोलता है कि मेरे पिताजी अभी तो आए ही नहीं है जंगल से। तब गांव के लगभग 7-8 लोगों को भवानी इकट्ठा करता है और जंगल जा पहुंचता है। और जब जंगल जाता है तो देखता है कि उसकी भैंस और गाय चर रही हैं, उसके पिताजी दिख नहीं रहे। तब उसे डाउट होता है कि मेरे पिताजी गए कहाँ पर। भवानी आसपास जगहों पे देखता है। देखने के बाद एक जगह जब जाकर पहुंचता है तो वहां पर देखता है कि उसके पिता जो बासो महतो हैं उनका जो गर्दन है सिर से अलग हो चुका है और वो इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। भवानी रोने लगता है। जो और 7-8 लोग साथ में गए थे वो देख करके सोचने लग जाते हैं कि आखिर हुआ क्या है। तब लोग सोचते हैं कि आखिर बासो महतो इतने साधारण व्यक्ति थे, न किसी से दुश्मनी न ही कोई रंजिश, आखिर हुआ क्या है। तभी किसी ने पुलिस को फ़ोन किया, मौके पर पुलिस आ जाती है। अब बासो महतो की जो बॉडी है उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। उसमें एक चीज़ स्पष्ट हो जाता है कि इसे मारा गया है और इसका गला मतलब वो किया गया है। अब जांच पड़ताल होने लगती है। पुलिस भवानी महतो को, जो भवानी है उसे थाने बुलाती है, पूछताछ करती है, अलग अलग जगहों से आसपास के लोगों से पूछताछ करती है। सभी लोग बताते हैं कि साहब किसी से कोई रंजिश नहीं। तब पुलिस सोचती है आखिर हुआ क्या है। तब अलग अलग पुलिस की टीमें लगती हैं और जांच पड़ताल गहराई से होना शुरू हो जाती है। तब कॉल लोकेशन ट्रेस किया जाता है कि आखिर जिस समय बासो महतो इस दुनिया को छोड़कर गए उस समय बासो महतो के पास कौन कौन था। जब कॉल डिटेल, कॉल लोकेशन, वहाँ के उस एरिया का कॉल लोकेशन चेक किया जाता है तो पता चलता है कि भवानी ही वहाँ पर था। भवानी का कॉल लोकेशन अकेले वहाँ पर दिखा रहा था जिस समय बासो महतो इस दुनिया को छोड़कर गए थे। भवानी को पुलिस गिरफ्तार करती है। अब उससे सख्ती से पूछताछ शुरू हो जाता है।
अब जब भवानी से सख्ती से पुलिस पूछताछ करती है तो भवानी टूट जाता है। टूटने के बाद एक कहानी सुनाना शुरू करता है और उस कहानी को जितने लोग सुनते हैं वाकई में सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। भवानी बताता है कि मेरे पिता बासो बासो जो थे अ, बासो महतो, वो बहुत ही अच्छे थे, लेकिन उनके अंदर एक कमी थी कि मेरी पत्नी के साथ वो संबंध बनाते थे। भवानी बोलता है कि एक दिन जब मैं अपने पत्नी को रात में उठते देखा, मैं उसके पास गया, देखा कि वो मेरे पिता के रूम में थी। मैंने उससे पूछा तो बोली पैर दबाने गई हूँ। तो मैंने सोचा कि बहुत अच्छी मेरी पत्नी है जो सेवा कर रही है, लेकिन मुझे डाउट हो गया था। तभी भवानी बताता है कि भवानी उसके बाद बहुत चौकन्ना रहने लगता है। एक दिन की बात होती है, रात के अंधेरे में उसकी पत्नी उठती है और भवानी पीछे पीछे जाता है। उस दिन भवानी बिल्कुल भी नहीं बोलता है और बस झरोखे से देखता रहता है। वो देखता है कि उसका पिता और भवानी की पत्नी बिना कपड़ों के शारीरिक संबंध बनाते हैं। भवानी के जो खून है वो उबलने लगते हैं, उसे गुस्सा लगने लगता है। वो सोचता है, मन ही मन ठान लेता है कि अब मैं अपने पिता को छोड़ूंगा नहीं, मेरी ही पत्नी के साथ संबंध बना रहा है। जो बहू बेटी के समान होती है उसी के साथ गलत काम कर रहा है। तब भवानी मन ही मन ठान लिया था और फिर क्या था, वो अपनी ड्यूटी जाता है। ड्यूटी न जा करके अपने पिता का राह देखता रहता है कि जैसे ही वो निकलेंगे, गाय भैंस लेकर जंगल जाएंगे, तभी मैं इनको इस दुनिया से हटाऊंगा। और फिर क्या था, वो जंगल जाते हैं और छतरी लेकर ऐसे ही खड़े होते हैं, बैठे थे। तभी ये पीछे से जाता है और उनका गला दाबता है। जो बासो महतो इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। तब भवानी घर पे आता है, बाकायदे ड्यूटी की तरह लोगों को साथ में ले जाता है ताकि किसी को डाउट न हो। लेकिन कहते हैं ना, गलत काम का गलत नतीजा। आप गलत काम कितने भी सात्विक तरीके से करो, पकड़े ही जाओगे। आखिरकार भवानी गलत किया था, उसके खिलाफ कोई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करती है और उसे सलाखों के पीछे पहुंचा देती है। उसे आजीवन कारावास हो चुका है। आखिरकार इसमें किसकी गलती थी, कितनी गलती थी, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर देना। बासो महतो की भी गलती थी, उसने अपनी बेटी समान बहू के साथ गलत काम किया। और उसके बहू की भी गलती थी क्योंकि उसने अपने पिता समान ससुर के साथ संबंध बनाए। और उसके बेटे की भी गलती थी कि अपने पिता को इस दुनिया से हटाया। बाकी आप लोग अपनी राय जरूर देना। ये पूरी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना है, दुख पहुंचाना है, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है। जहां भी रहें अपना और अपनों का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। चलते हैं कमेंट की ओर। तो समीर यादव गरियाबंद छत्तीसगढ़ से रहने वाले हैं। साबिर अली बीकानेर राजस्थान से रहने वाले हैं और बोलते हैं, भाई आप और आपकी फैमिली कैसी है? तो भाई सब ठीक है, थैंक यू इतना फिक्र करने के लिए। JS चौधरी द्वारका न्यू दिल्ली से रहने वाले हैं। इंद्रजीत शर्मा मोगा पंजाब से रहने वाले हैं। राजकुमार पाल मुंबई से रहने वाले हैं। रामलाल मेघवाल अल्टा बाड़मेर राजस्थान से। हर्षित सिंह देवरिया उत्तर प्रदेश से। महेंद्र कुमार साहू मुंगाली छत्तीसगढ़ से। सभी को तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।